नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूतकाल और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं है, वो सच है। इतना सच्चा कि सरकार ने उसके हर निशान को मिटाने की कोशिश की। ये कहानी है एक गांव की जहां कभी मिट्टी महकती थी पर अब बस डर की बदबू है। वो गांव है सुखदेईपुर। नाम तो मीठा है लेकिन उसकी जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे कभी उजाले में नहीं लाना चाहिए था। कहते हैं वहां एक पुराना कुआं है जो कभी सूखा नहीं, क्योंकि उसमें पानी नहीं, यादें बहती हैं। उन यादों की जो मिटाई गई, उन चेहरों की जो अब किसी फाइल में नहीं है, और उस बच्ची की जिसे दुनिया ने भुला दिया पर उसने दुनिया को याद रखना सिखा दिया। मैं ये कहानी इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि शायद अब वक्त आ गया है कि कोई उस सन्नाटे को सुने जो आज भी रात के अंधेरे में कहता है नीचे बहुत जगह है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव सुखदेईपुर में सुबह की धुंध हमेशा कुछ ज्यादा ही गहरी होती थी। यह गांव मुख्य सड़क से करीब 4 किलोमीटर भीतर खेतों और आम के बागों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, बूढ़ा कुआं जिसे अब कोई छूने तक की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस कुएं से पानी निकालने वाले कई लोग एक एक कर गायब हो गए थे, पर गांव वाले यह सब अंधविश्वास मानकर भुला चुके थे। बस बच्चे ही उसके पास जाने से डरते थे। रामलाल, जो गांव का सबसे पुराना आदमी था, हर शाम चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाता। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में सैकड़ों रहस्यों की छाया थी। वह अक्सर कहता, उस कुएं में कुछ है, पानी नहीं पर कोई सांस लेता है भीतर। गांव के लोग इसे उसकी बुढ़ापे की बकवास मानते, लेकिन फिर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींदें उड़ा दी। सुबह के करीब 6 बजे का वक्त था। खेतों से लौटते हुए किशन, जो महज 17 साल का था, ने कुएं के पास कुछ अजीब देखा। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे दिखना मुश्किल था, पर उसने साफ सुना पानी में कुछ हिल रहा था। उसने झुककर देखा तो कुएं के भीतर से धीमी सी फुसफुसाहट आई, मदद करो। किशन डर कर पीछे हट गया, पर आवाज साफ थी, जैसे कोई औरत भीतर फंसी हो। वह दौड़कर घर गया और सबको बताया, पर कोई यकीन नहीं करने वाला। कुआं तो बरसों से सूखा है बेटा, उसके पिता ने कहा। उसमें कोई कैसे होगा? किशन ने जिद की। मैंने सुना था बाबा, कसम से। लोग हंस दिए, लेकिन शाम को जब वही आवाज गांव की औरतों को भी सुनाई दी तो मामला गंभीर लगने लगा। कुएं के चारों ओर भीड़ लग गई। सबने नीचे झांका, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। किसी ने हिम्मत करके पत्थर फेंका, पर कोई आवाज नहीं आई, जैसे नीचे कोई तली ही ना हो। यह कैसा कुआं है भाई? चौकीदार हरिक्शन ने कहा। पत्थर डाला, आवाज तक नहीं। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, इस कुएं को मत छेड़ो। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुएं के पास रहने वाली जमुना की बकरी बिना किसी कारण मर गई। अगले दिन रामलाल की पोती राधा, जो हर रोज कुएं के पास खेलती थी, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन राधा का कोई सुराग नहीं मिला। कुएं में रस्सी डालकर देखा गया, लेकिन रस्सी नीचे जाकर कहीं अटक जाती थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। दूसरे दिन कुएं से हल्की सड़ांध आने लगी, जो हर दिन बढ़ती गई। पानी में कोई मरा हुआ जानवर होगा, किसी ने कहा, लेकिन रामलाल ने वही कहा जो हमेशा कहता था, वो पानी नहीं पर कुछ सांस लेता है वहां नीचे। गांव वाले अब खुलेआम कुएं के पास जाना बंद करने लगे। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी बच्चे की हंसी, कभी औरत के रोने की। और तीसरी रात किसी ने कुएं के पास एक परछाई देखी, एक लड़की की, गीले बालों वाली, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। सुबह का सूरज धुंध में डूबा था, पर गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा ठंडा और बोझिल लग रहा था। राधा के गायब होने को 2 दिन बीत चुके थे। पूरा सुखदेईपुर गांव डर और बेचैनी में था। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। खेतों में काम करने वाले लोग भी समूह में जाते, क्योंकि हर किसी को डर था कि कहीं कोई और गायब ना हो जाए। गांव के प्रधान भोलानाथ ने फैसला लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नजदीकी थाने में फिर से रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही गांव के कुछ मजबूत नौजवानों को बुलाकर एक खोज दल बनाया। आज हम उस कुएं की तह तक जाएंगे, भोलानाथ ने कहा। जो भी है उसका सच अब सामने आएगा। खोज दल में 5 लोग थे, किशन,
हरिकिशन चौकीदार, गोपाल, दयाशंकर और खुद भोलानाथ। रामलाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुएं को मत छेड़ो, उसने कांपती आवाज में कहा। वो पानी नहीं, वो दरवाजा है। वहां से जो आता है उसे लौटना नहीं चाहिए। भोलानाथ झल्ला गए। बाबा, अब डराने की बातें छोड़िए, बच्ची गायब है, हमें ढूंढनी है। उन्होंने लालटेन उठाई, रस्सी और टॉर्च ली और कुएं की तरफ बढ़े। कुआं गांव के बिल्कुल बीचों बीच था। उसके चारों ओर अब सूखी पत्तियां और जाले जमा हो चुके थे। हवा में एक सड़ी गंध थी जो किसी पुराने बंद कमरे जैसी लग रही थी। कुएं के किनारे पर रखी मिट्टी गीली थी, जबकि पिछले कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। हरिकिशन ने रस्सी के एक छोर पर पत्थर बांधकर कुएं में डाला। रस्सी नीचे जाती गई, फिर अचानक कुछ झटका लगा। अरे ये क्या? हरिकिशन चौंका। रस्सी जैसे किसी ने नीचे से खींची हो। गोपाल ने तुरंत उसे पकड़ा। धीरे धीरे खींचो ऊपर, उसने कहा, पर रस्सी हिल ही नहीं रही थी, जैसे नीचे कोई भारी चीज लटक रही हो। कई कोशिशों के बाद जब रस्सी ऊपर आई तो पत्थर गायब था। बस रस्सी का सिरा किसी चिपचिपे काले कीचड़ में लथपथ था। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किशन ने धीमी आवाज में कहा, यही कीचड़ राधा के पैरों पर भी होता था जब वो खेलकर लौटती थी। सब कुछ थम गया। चारों ओर सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई हो। भोलानाथ ने साहस जुटाया, कोई और तरीका आजमाओ। उन्होंने एक लंबा बांस लिया, उसके सिरे पर टॉर्च बांधी और कुएं में नीचे डाली। टॉर्च की रोशनी गहराई में धीरे धीरे गायब हो गई और फिर कुछ पल बाद किसी ने बांस को नीचे से खींच लिया। टॉर्च बुझ गई। गोपाल ने घबराकर बांस छोड़ दिया, जो पूरी ताकत से नीचे खिंच गया। कुएं के भीतर से एक धीमी गहरी आवाज आई, जैसे कोई गुर्राहट, कोई सांस। वो क्या था? किशन फुसफुसाया। हरिकिशन ने डरते हुए कहा, कोई जानवर लगता है, मगर ऐसा गुर्राना मैंने कभी नहीं सुना। उस रात किसी ने भी चैन की नींद नहीं ली। गांव में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कुएं में आत्माएं हैं, किसी ने कहा पुराना झर बह रहा है, पर रामलाल कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चौपाल पर बैठा आसमान को ताकता रहा। किशन, जो उस दिन कुएं के पास गया था, रात को करवटें बदलता रहा। उसे बार बार वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मदद करो। वह उठ बैठा, खिड़की के बाहर देखा तो दूर कुएं के पास टिमटिमाती लौ नजर आई, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। वह झट से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और गांव एकदम सुनसान लग रहा था। धीरे धीरे वह कुएं के पास पहुंचा। लालटेन जल रही थी, वही लालटेन जो भोलानाथ सुबह साथ ले गए थे। वह झुककर देखने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। किशन, वह चौंक गया। पीछे भोलानाथ खड़े थे। यहां क्या कर रहे हो? किशन ने हकलाकर कहा। मैंने देखा लालटेन जल रही थी। भोलानाथ ने चारों ओर देखा। लालटेन? कहां? यह तो अंधेरा है बेटा। किशन ने दोबारा कुएं की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, न रोशनी न लालटेन। अगले दिन सुबह भोलानाथ ने तय किया कि अब कुएं को ढक दिया जाएगा। उन्होंने मजदूर बुलाए, ईंटें, मिट्टी और लकड़ी मंगाई। काम शुरू हुआ ही था कि कुएं के किनारे अचानक जमीन धंस गई। 2 मजदूर नीचे गिरते गिरते बचे। नीचे से वही सड़ांध उठी, इस बार और भी तीखी। एक मजदूर ने झुककर नीचे देखा और चीख पड़ा, नीचे कोई है। सब भागे, लेकिन जब नीचे टॉर्च डाली गई तो सब सन्न रह गए। नीचे कुएं की दीवारों पर कीचड़ के बीच उकेरी हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा? गांव में अब खौफ की लहर थी। कुएं को ढकने का काम रुक गया। भोलानाथ ने कहा, जब तक पुलिस नहीं आती कोई भी इस कुएं के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात गांव की एक और लड़की, मन्नू, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। और सुबह कुएं के पास उसकी चप्पल पड़ी थी, भीगी हुई, कीचड़ में सनी हुई। मन्नू के गायब होने के अगले ही दिन गांव में पुलिस की जीप आकर रुकी। धूल उड़ाती सड़क पर थानेदार राजवीर सिंह उतरे। 50 की उम्र, सख्त चेहरे और तेज निगाहों वाले इंसान। उनके साथ 2 सिपाही थे। गांव वालों की भीड़ कुएं के आसपास जमा थी। सबकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। कौन है प्रधान? मैं हूं, भोलानाथ ने आगे बढ़कर कहा। राजवीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें
और बीच में काई से ढका पुराना कुआं। यही है वो कुआं? उन्होंने पूछा। जी साहब, भोलानाथ ने जवाब दिया। यहीं से 2 लड़कियां गायब हुई हैं और कुछ तो ऐसा है कि यहाँ के लोग पास भी नहीं जाते। राजवीर ने बिना कुछ कहे कुएं के पास जाकर नीचे झांका। एक ठंडी सीली हवा उनके चेहरे पर लगी। काफी पुराना लगता है। कब से बंद है? कोई 20 साल से, रामलाल ने धीमे स्वर में कहा। पहले इस कुएं का पानी मीठा था, पर फिर एक हादसा हुआ। राजवीर ने उत्सुकता से पूछा। कौन सा हादसा? रामलाल ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले गांव में एक परिवार था, मोहनलाल का। उसकी छोटी बेटी गुड्डी एक दिन खेलते खेलते इसी कुएं में गिर गई थी। बहुत खोजा गया, पर वो नहीं मिली। तब से इस कुएं को बूढ़ा कुआं कहा जाने लगा। कहते हैं गुड्डी की लाश कभी नहीं मिली। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजवीर कुछ पल सोचते रहे। कहानी तो बहुत सुनी सुनाई लगती है, पर हम परखेंगे सच्चाई। उन्होंने आदेश दिया, कुएं के अंदर उतरने की तैयारी करो, हमें देखना है नीचे क्या है। सिपाहियों ने रस्सियां बांधी, टॉर्चें तैयार की और एक कैमरा भी निकाला। गांव वाले दूर दूर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास आने की। राजवीर खुद उतरने वाले थे, लेकिन किशन आगे बढ़ा। साहब, मैं भी चलूंगा। राधा मेरी बहन जैसी थी, मुझे देखना है। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। डर था, लेकिन उसे बड़ा जज्बा। ठीक है, उन्होंने कहा, बस ध्यान रखना। रस्सी बंधी, टॉर्चें जलाई और दोनों धीरे धीरे कुएं के भीतर उतरने लगे। दीवारें नम थीं, फिसलन भरी, और उन पर अजीब सी हरी काई चिपकी हुई थी। कहीं कहीं उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें छोड़ा हो। नीचे जाते जाते अचानक ठंड बढ़ने लगी। सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। साहब, किशन ने नीचे झांकते हुए कहा। नीचे कुछ चमक रहा है। राजवीर ने टॉर्च घुमाई और उनके सामने कुएं की तली थी, पर वहां पानी नहीं था, बल्कि गीली मिट्टी, कीचड़ और एक टूटी बाल्टी के पास कुछ पड़ा था। उन्होंने झुककर देखा। एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया की आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे। कपड़े सड़े हुए थे। किशन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये गुड़िया तो... वह रुक गया। राधा की? राजवीर ने पूछा। नहीं, गुड्डी की। रामलाल की आवाज ऊपर से आई। वो भी ऐसी ही गुड़िया से खेलती थी। राजवीर ने गुड़िया उठाई। कीचड़ के नीचे कुछ और छिपा था। उन्होंने खोदा तो वहां एक छोटा सा हड्डियों का ढांचा मिला। बच्चों का कंकाल। किशन चीख पड़ा। ऊपर लाकर जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया गया कि हड्डियां बहुत पुरानी थीं, लगभग 20 साल से ज्यादा पुरानी। यह पुष्टि थी कि यह किसी पुराने हादसे का निशान था। गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुड्डी की ही आत्मा है बेटा, 20 साल से चैन नहीं मिला उसे। राजवीर ने सख्त लहजे में कहा, बाबा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, लेकिन इस कुएं में कुछ है जरूर। कोई रास्ता, कोई दरार, जिससे ये सब हो रहा है। उन्होंने कुएं को चारों ओर से बंद करवाने का आदेश दिया। कल सुबह इंजीनियर आएंगे, हम इसे पूरी तरह सील करेंगे। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात राजवीर अपने डाक बंगले में फाइलें देख रहे थे। टेबल पर वही गुड़िया रखी थी जिसे उन्होंने सबूत के तौर पर लाया था। अचानक हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। उन्होंने टॉर्च जलाई। गुड़िया अब टेबल पर नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर पीछे से आवाज आई, मुझे क्यों छोड़ा? राजवीर ने झटकर मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कीचड़ भरे छोटे पैरों के निशान कमरे से बाहर जाते दिख रहे थे। उन्होंने पीछा किया। निशान दरवाजे से बाहर, बरामदे तक और फिर सड़के पार कुएं की तरफ जाते दिख रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, वह गुड़िया कुएं के किनारे रखी थी और हवा में धीमे धीमे झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो खबर फैल चुकी थी। राजवीर सिंह रात भर डाक बंगले में नहीं थे। उनकी जीप कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं। और कुएं के किनारे एक नई चीज रखी थी, उनकी टोपी। कुएं के भीतर से हल्की आवाज आई, एक और नीचे आ गया। राजवीर सिंह की गुमशुदगी की खबर पूरे इलाके में फैल गई। अगले ही दिन जिला मुख्यालय से एक टीम आई, जिसमें एक इंजीनियर, 2 लेबर सुपरवाइजर और सब इंस्पेक्टर नीरज पांडे शामिल थे। गांव अब पूरी तरह भय के साए में था। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद रखने लगे थे और शाम ढलते ही गांव भूतों के गांव जैसा सुनसान हो जाता था।
भोलानाथ ने नीरज से कहा, साहब जो भी हो बस इस कुएं को बंद कर दीजिए, रोज कोई ना कोई गायब हो रहा है। नीरज गंभीर स्वर में बोले, हम अफवाहों पर नहीं, सच्चाई पर काम करते हैं। पहले इस कुएं का सर्वे होगा, फिर फैसला। अगली सुबह मशीनें आईं, मोटी रस्सियों वाले कैमरे, सेंसर और एक ड्रोन जैसी छोटी रोशनी छोड़ने वाली डिवाइस। इंजीनियर राकेश चौहान ने कहा, हम नीचे की गहराई नापेंगे, देखेंगे वहां कोई गुफा या सुरंग तो नहीं। गांव वाले पेड़ों के पीछे खड़े होकर देखने लगे। सभी के चेहरों पर चिंता थी। कैमरा धीरे धीरे कुएं में उतारा गया। स्क्रीन पर बस अंधेरा और धुंधली काई दिख रही थी। फिर अचानक कुछ हलचल दिखाई दी। रुको, राकेश ने कहा। झूम किया गया, कुछ हिलता हुआ नजर आया। पहले तो लगा जैसे कोई कपड़ा हो, पर फिर वह धीरे से सिर घुमाने लगा। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, फीका, सूझा हुआ, बिना पलकों की आंखें और फटे होंठ। वह कैमरे के बिल्कुल पास आ गया। नीरज ने पीछे हटते हुए कहा, यह क्या था? और तभी स्क्रीन काली हो गई। कनेक्शन टूट गया। कैमरा निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रस्सी खींच नहीं रही थी। नीचे से जैसे कोई खींच रहा हो। 3 लोग मिलकर खींचने लगे, रस्सी पर जोर लगाते रहे। आखिरकार रस्सी ऊपर आई, पर कैमरा गायब था। बस उसका टूटा हुआ तार और कीचड़ से सना हिस्सा बाकी था, और साथ में वही सड़ी हुई धातु जैसी गंध जो किसी गलती हुई चीज से आती है। राकेश ने हाथ के दस्ताने फेंक दिए। इसमें कोई गैस हो सकती है, उन्होंने कहा, मीथेन या सल्फर। आदमी को भ्रम हो सकता है। नीरज ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में भी डर था। राजवीर सिंह के साथ क्या हुआ? गैस ने उन्हें भी गायब कर दिया क्या? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन एक नया तरीका आजमाया गया। एक सोनार स्कैनर लगाया गया जो जमीन के भीतर ध्वनि से नक्शा बना सकता था। गांव के कुछ लोग मदद को आए, जिनमें किशन भी था। स्क्रीन पर धीरे धीरे कुएं की आकृति उभरी। गोलाकार कुआं, फिर नीचे की ओर मुड़ता हुआ रास्ता, और फिर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंग। राकेश ने चौंक कर कहा, यह तो कुएं के नीचे गुफा है, और यह सुरंग लगभग 50 मीटर दूर जंगल की दिशा में जाती है। सबके चेहरे पर हैरानी थी। किशन ने धीरे से कहा, तो राधा और बाकी लोग शायद उस सुरंग में। नीरज ने आदेश दिया, हमें वो रास्ता ढूंढना होगा, शायद हम किसी को बचा सकें। सुरंग का मुंह खोजने के लिए टीम जंगल की तरफ बढ़ी। वहां की झाड़ियां घनी थीं, पेड़ों के नीचे सड़े पत्तों की मोटी परत जमी थी। किशन सबसे आगे था। उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। करीब आधे घंटे की खोज के बाद एक जगह मिट्टी धंसी हुई दिखी, जैसे कोई गड्ढा खुद ब खुद खुला हो। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। राकेश ने टॉर्च झोंकी। अंधेरे में वही हरी सी काई चमक रही थी, जैसी कुएं के अंदर थी। यही है, उन्होंने कहा, कुएं के नीचे की सुरंग का दूसरा सिरा। नीरज ने सिपाहियों को बुलाया। रस्सी लाओ, नीचे उतरना पड़ेगा। पहला सिपाही रस्सी पकड़कर नीचे उतरा। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज आई, साहब, यहां दीवारों पर कुछ लिखा है। क्या? नीरज ने पूछा। लाल रंग में। मुझे क्यों छोड़ा? सभी का दिल बैठ गया। नीरज खुद नीचे उतरे और किशन भी उनके पीछे। सुरंग नम थी, बदबूदार और सन्नाटे से भरी। चारों ओर दीवारों पर वही शब्द बार बार लिखे थे, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा। आगे जाकर दीवारों पर हाथों के निशान थे, छोटे बच्चों के हाथों जैसे। किशन ने टॉर्च ऊपर की। दीवारों से कुछ टपक रहा था, कीचड़ नहीं, खून जैसा लाल तरल। नीरज ने कांपती आवाज में कहा, यह सब इंसानों का किया हुआ नहीं लग रहा। अचानक सुरंग में से एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई धीमे धीमे रेंग रहा हो। टॉर्च की रोशनी आगे डाली गई। वहां कुछ हिल रहा था। फिर दिखा एक छोटी आकृति, गीले बालों वाली, फटे कपड़ों में लिपटी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राधा! किशन चिल्लाया। वह रुकी और सिर उठाया। चेहरा फीका, आंखें सफेद और होंठों से कीचड़ टपक रहा था। वह आवाज में बोली, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? किशन चीख पड़ा। टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। जब सब लोग किसी तरह बाहर निकले तो सूरज ढल चुका था। सिपाही डर के मारे बोले नहीं। नीरज का चेहरा फक पड़ गया था। उन्होंने आदेश दिया, सुरंग को बंद कर दो, तुरंत। कोई नीचे नहीं जाएगा। राकेश ने कहा, लेकिन अंदर जो था वो अगर जिंदा हो तो?
नीरज ने उसकी आंखों में देखा, जो था वो इंसान नहीं था। अगली सुबह जब कामगार सुरंग को बंद करने आए तो देखा रात भर वहां कोई खुदाई कर चुका था। सारी मिट्टी हटाई गई थी और सुरंग फिर खुली हुई थी। नीचे से वही गंध आ रही थी और दीवार पर ताजा लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। रात का अंधेरा सुखदेईपुर पर ऐसे छाया हुआ था जैसे आसमान खुद शोक मना रहा हो। गांव में कोई भी बाहर नहीं था। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, पर फिर भी हर किसी को लग रहा था जैसे बाहर कोई चल रहा है। कदमों की धीमी आहट, किसी के फुसफुसाने की आवाज, मुझे क्यों छोड़ा? सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल गई, राधा लौट आई है। सबसे पहले यह खबर जमुना ने दी। वह अपनी खिड़की से देख रही थी कि सामने वाली गली में एक छोटी लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े कीचड़ में सने थे, बाल गीले थे और आंखें अजीब तरह से सूजी हुई। जमुना ने उसे पहचान लिया, वह राधा थी। जमुना ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया। कुछ ही देर में दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो गए। राधा गांव के चौपाल के पास खड़ी थी, नंगे पांव, सिर झुकाए। भोलानाथ और किशन भी भागते हुए पहुंचे। राधा, किशन ने पुकारा। राधा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं, पर चेहरा वैसा ही था, वही राधा। किशन आगे बढ़ा, पर रामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत छूना बेटा, उसने कांपते हुए कहा। यह राधा नहीं है अब। भोलानाथ ने हिम्मत कर पूछा, बेटी तू कहां थी इतने दिन? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शब्द बोला, कुएं में। सन्नाटा, सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। भोलानाथ ने धीरे से कहा, कुएं में? वहां तो कुछ नहीं है, नीचे कैसे गई तू? राधा ने हल्के से मुस्कुराया। कुएं में नीचे बहुत जगह है, बहुत सारे कमरे, सब वहीं रहते हैं अब। कौन सब? किशन ने पूछा। राधा ने उसकी ओर देखा। जो मुझे छोड़ गए थे। उसके बाद राधा को घर ले जाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कुछ खा पी नहीं रही थी। दिन भर खामोश बैठी रहती और रात में खिड़की से कुएं की दिशा में देखती रहती। उसकी मां पागलों जैसी हालत में थी। मेरी बेटी लौट आई है, भगवान का चमत्कार। पर पिता कुछ नहीं बोले। उन्हें लगता था यह वही राधा नहीं। गांव में कुछ और अजीब चीजें भी होने लगी। पशु मरने लगे, खासकर वो जो कुएं के पास जाते। रात में कुएं से किसी के गाने की आवाज आती, एक बच्ची की आवाज जो पुराने लोकगीत की तरह कुछ गुनगुनाती थी। रामलाल ने कहा, वो गाना गुड्डी गाती थी, वही अब गा रही है। तीसरी रात किशन अपनी खिड़की से राधा के घर की तरफ देख रहा था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अचानक उसने देखा राधा खिड़की के पास खड़ी है, पर उसके होंठ किसी अजीब तरह से हिल रहे हैं। वह कुछ बड़बड़ा रही थी, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा? किशन को लगा शायद वह नींद में है, पर फिर राधा ने धीरे से सिर घुमाया और सीधे उसकी तरफ देखा। आंखें सफेद, चेहरा पत्थर जैसा। किशन पीछे हट गया। अगली सुबह जब वह मिलने गया, राधा सामान्य लग रही थी। बस उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। नीरज पांडे, जो सुरंग की जांच के बाद अस्पताल गए थे, अब फिर गांव पहुंचे। वह मानसिक रूप से परेशान लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, इस बार मैं सबूत लेकर जाऊंगा। अब की बार कुएं को पूरी तरह खुदवा कर देखूंगा। भोलानाथ ने विरोध किया, साहब अब और खुदाई मत करिए, गांव संभाल नहीं पाएगा। पर नीरज नहीं माने। उन्होंने अगले दिन खुदाई का आदेश दिया। मजदूर आए, मशीनें लगी, कुएं के चारों ओर की मिट्टी हटाई जाने लगी। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती, वैसे वैसे जमीन से ठंडी भाप निकलने लगी। वह भाप इतनी ठंडी थी कि मजदूरों के हाथ सुन्न पड़ रहे थे। फिर लगभग 10 फीट नीचे एक पत्थर की दीवार मिली। दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, छोटे छोटे नाम, जैसे किसी ने नाखून से लिखे हों। राकेश इंजीनियर ने पढ़ने की कोशिश की। नाम थे गुड्डी, राधा, मन्नू, राजवीर। नीरज के हाथ कांपने लगे। राजवीर, ये तो हमारे थानेदार का नाम है। और तभी कुएं के भीतर से आवाज आई, और अब तुम्हारा नाम? सभी के सिर झटके से कुएं की ओर मुड़े। नीचे कुछ हिल रहा था। भोलानाथ ने चिल्लाया, सब पीछे हटो। पर तब तक देर हो चुकी थी। मशीन की रोशनी झपकी और कुएं के भीतर से पानी का फव्वारा ऊपर उछला। ठंडा, स्याह, बदबूदार पानी, जिसमें लाल झाग थे। नीरज और राकेश दोनों उस फव्वारे से भीग गए। नीरज ने आंखें पोंछी, पर अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
उनके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? उस रात गांव में तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि कई पेड़ गिर गए। पर सबसे डरावनी बात, हर घर के दरवाजे पर कीचड़ के छोटे छोटे निशान मिले, जैसे कोई बच्ची वहां आई हो, हर दरवाजे तक। और सुबह जब सब बाहर निकले तो कुआं पूरा खुला था। जो मिट्टी और लकड़ी से ढका गया था वह सब उखड़ चुका था। कुएं के किनारे पर वही गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। सुखदेईपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। सड़कें सूनी थीं, हर दरवाजे पर ताले लगे थे और हवा में किसी अदृश्य डर की गंध थी। लोग दिन में भी घरों के भीतर दीपक जलाकर बैठते थे ताकि कोई परछाई न दिखे, पर फिर भी दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें आती, मुझे क्यों छोड़ा? राधा की मां ने बताया कि अब वह सोती नहीं थी। रात में वह खिड़की के पास बैठी रहती और कुएं की तरफ देखती। कई बार उसे बड़बड़ाते सुना गया, सब वहीं हैं, अब मैं भी वहीं जाऊंगी। एक रात उसकी मां ने दरवाजा खोला तो देखा राधा बिस्तर पर नहीं थी। खिड़की खुली थी और बाहर की मिट्टी पर उसके पैरों के निशान सीधे कुएं की दिशा में जा रहे थे। वह चीखती हुई बाहर भागी, लेकिन बाहर सिर्फ हवा थी और दूर कुएं के पास वहीं धीमी हंसी। नीरज पांडे अब बीमार पड़ गए थे। खुदाई के दिन जिस पानी ने उन्हें भिगोया था, उस रात से उनका शरीर बुखार में जल रहा था। डॉक्टर ने कहा, यह कोई संक्रमण है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी कोई पहचान नहीं। नीरज को रात में अजीब दृश्य दिखने लगे। वह कहते, मेरे कमरे में कोई बच्ची आती है भीगी हुई और मेरे कान में कहती है, कुएं के नीचे अभी बाकी हैं। राकेश इंजीनियर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह मानसिक तनाव है। जो कुछ हमने देखा उसके बाद ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन नीरज ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, जो मैंने देखा वो जिंदा था। 2 दिन बाद एक नई समस्या शुरू हुई। गांव के हैंडपंपों से आने वाला पानी बदबू देने लगा, वही सड़ी हुई कीचड़ भरी गंध। लोगों ने ध्यान दिया कि पानी हल्का सा गाढ़ा था और उसमें बुलबुले उठते थे। रामलाल ने कहा, यह कुएं का पानी फैल गया है, जमीन के नीचे से यह पूरे गांव में पहुंच रहा है। भोलानाथ ने घबराकर कहा, अगर ऐसा है तो अब यहां रहना सुरक्षित नहीं। कई परिवार रातों रात गांव छोड़ने लगे। जो बचे थे उन्होंने कुएं के चारों ओर लकड़ी और लोहे की जाली लगवा दी, लेकिन कोई जाली उस गंध को नहीं रोक सकी। तीसरी रात एक और घटना हुई। गांव के स्कूल के पीछे जहां कुएं से जुड़ी पुरानी जल नाली थी, वहां से अजीब रोशनी निकलने लगी, जैसे पानी में नीली लौ जल रही हो। किशन, जो अब भी गांव में था, वहां पहुंचा। उसने देखा नाली का पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। हर बुलबुले के साथ एक अजीब सी आवाज आती थी, छोड़ दो, छोड़ दो। वो डर से पीछे हटा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, किशन। वह पलटा, वहीं राधा खड़ी थी, गीले बाल, फीका चेहरा और होंठों पर हल्की मुस्कान। उसके कपड़े अब भी उसी दिन जैसे सने थे, कीचड़ और खून में। राधा। किशन की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। तू जिंदा है? राधा ने धीरे से कहा, मैं तो कभी मरी ही नहीं, बस नीचे चली गई थी। नीचे? मतलब कुएं में? वह सिर हिलाती है। नीचे बहुत सारे कमरे हैं, दीवारों पर नाम लिखे हैं, सब नीचे रहते हैं। अब तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। किशन पीछे हट गया। तू क्या कह रही है? राधा ने ठंडी आवाज में कहा, कुएं ने सबको बुला लिया है, अब गांव बचेगा नहीं। अगली सुबह नीरज की हालत और बिगड़ गई। उन्होंने डाक बंगले में अपनी डायरी में कुछ लिखा था जो बाद में मिली। उसमें लिखा था, कुएं में सिर्फ पानी नहीं है, वहां नीचे किसी तरह का जीव है जो अपने आसपास की हर चीज को सोख लेता है। शायद वह मनुष्यों के विचारों, डर और यादों से पोषित होता है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो बदल जाता है, या कहो वो उस जीव का हिस्सा बन जाता है। नीचे आखिरी पंक्ति थी, अगर मैं बच न सकूं तो कुएं को आग लगा देना, नहीं तो यह गांव खत्म हो जाएगा। भोलानाथ और कुछ गांव वाले तेल और लकड़ी लेकर कुएं के पास पहुंचे। रामलाल ने मना किया, आग उस पर असर नहीं करेगी, वो पानी आग को भी निगल जाएगा। लेकिन भोलानाथ नहीं माने। उन्होंने तेल कुएं में डाला और मशाल फेंक दी। कुछ पल के लिए आग भभक उठी, पर फिर बुझ गई और कुएं से भाप उठने लगी, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो।
अचानक कुएं के अंदर से तेज धमाका हुआ। काले धुएं के साथ कुछ ऊपर उछला। वह थी वही गुड़िया जिसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। गुड़िया की गर्दन से पानी टपक रहा था और उसके मुंह से वही आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। उस रात सुखदेईपुर की सीमाओं पर अजीब धुंध फैल गई। किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। हर रास्ता उसी कुएं की दिशा में जाता दिखता था, चाहे कोई कहीं मुड़ जाए। राधा अब गांव में नहीं दिखती थी, पर हर घर की दीवार पर वही शब्द उभर आए थे, मुझे क्यों छोड़ा। और अगले दिन जब सूरज उगा, गांव में कोई इंसान नहीं था, बस पानी, मिट्टी और मौन। सुखदेईपुर की तबाही की खबर आसपास के गांवों में फैल चुकी थी। कहा जा रहा था कि पूरा गांव खाली पड़ा है, घरों में बर्तन वैसे ही रखे हैं जैसे लोग अचानक उठकर चले गए हों। किसी ने बताया कि रात में वहां अब भी कुछ लोगों की परछाइयां घूमती हैं, पर वे इंसान नहीं लगते। 3 दिन बाद जिला प्रशासन की एक टीम वहां पहुंची। टीम में थे एसडीएम रेखा तिवारी, डॉक्टर मेहरा, पर्यावरण वैज्ञानिक और कुछ पुलिसकर्मी। उनका लक्ष्य था गांव का सर्वे और कुएं की जांच। जब टीम गांव पहुंची तो पूरा इलाका सन्नाटा ओढ़े हुए था। पेड़ सूख चुके थे, मिट्टी गीली और बदबूदार थी। हर घर के अंदर जले हुए दीपक रखे थे, जैसे लोग जाने से पहले किसी अनहोनी से बचने की कोशिश कर रहे हों। रेखा तिवारी ने अपनी डायरी में लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे यह गांव अचानक रुक गया हो। हर चीज वहीं की वहीं जमी हुई है, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर वे कुएं की ओर बढ़े। कुआं अब पहले से बिल्कुल अलग दिखता था। उसके चारों ओर की मिट्टी धंस चुकी थी और किनारे पर हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। कुएं का पानी अब पूरी तरह काला और गाढ़ा था, जैसे किसी ने उसमें तेल मिला दिया हो। डॉक्टर संजय ने अपने उपकरण से पानी का सैंपल लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, इस पानी में कुछ अजीब है। इसमें सिर्फ कार्बन नहीं बल्कि जैविक तत्व हैं जो इंसानी शरीर से मेल खाते हैं। रेखा ने पूछा, मतलब? डॉक्टर संजय बोले, मतलब ये पानी मिट्टी से नहीं किसी जीवित पदार्थ से बना है, जैसे कि ये किसी चीज का घुला हुआ रूप हो। पुलिस कर्मियों में सन्नाटा छा गया। शाम को जब टीम डाक बंगले में आराम कर रही थी, तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मैडम, कुएं के पास हमें एक पुराना कैमरा मिला है। रेखा ने कैमरा देखा। वह नीरज पांडे का कैमरा था, जिस पर कीचड़ जमी थी। कैमरा चालू नहीं हो रहा था, पर मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। उन्होंने कार्ड लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर फुटेज चली। नीरज कुएं के पास खड़े थे, खुदाई की निगरानी कर रहे थे। पीछे मजदूर मिट्टी हटा रहे थे। फिर कैमरा हिलने लगा, जैसे कोई डर से भाग रहा हो। अगले पल कुएं के अंदर कुछ हिलता दिखा, मानो कोई बच्ची नीचे से ऊपर देख रही हो। और तभी नीरज की आवाज आई, राधा, तू नीचे क्या कर रही है? फिर कैमरा गिर गया और आखिरी फ्रेम में एक चेहरा दिखा, पानी से सना हुआ, आंखें पूरी सफेद। स्क्रीन काली हो गई। रेखा और बाकी सबके चेहरे पीले पड़ गए। डॉक्टर संजय ने रात भर पानी की जांच की। अगले दिन उन्होंने कहा, इसमें किसी प्राचीन सूक्ष्म जीव का प्रमाण मिला है। ऐसा लगता है कि यह जीव सदियों से जमीन के नीचे फंसा था और किसी खुदाई ने उसे मुक्त कर दिया। क्या यह किसी वायरस जैसा है? रेखा ने पूछा। कुछ, लेकिन यह केवल शरीर नहीं, इंसान की स्मृतियों को भी प्रभावित करता है। जो भी इसके संपर्क में आता है, उसका मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। उसे ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो शायद कभी थी ही नहीं। यानी सुखदेईपुर में जो कुछ हुआ, वो सब किसी तरह का जैविक संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर संजय ने गंभीर स्वर में कहा, शायद हाँ, लेकिन सवाल ये है, ये जीव अब फैल रहा है या नहीं। टीम ने पाया कि आसपास की नदी जो गांव से होकर गुजरती थी, उसका रंग भी बदल गया था। कुछ जगह पानी काला और गाढ़ा हो चुका था। मछलियां मरी पड़ी थीं और किनारे की मिट्टी से वही बदबू आ रही थी। रेखा ने आदेश दिया, इस इलाके को तुरंत सील कर दो, किसी को भी यहां आने मत देना। पुलिस ने गांव के चारों तरफ नाके लगा दिए, लेकिन उसी रात एक सिपाही गायब हो गया। सुबह जब खोजबीन हुई तो कुएं के पास की मिट्टी पर उसके बूटों के निशान मिले और उन निशानों के आगे केवल पानी के धब्बे थे। कुएं में देखा गया, सिपाही का हेलमेट धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया, पर भीतर कोई नहीं था। रेखा ने घबराकर कहा, अब हमें यहां से निकलना होगा, यह सिर्फ जांच नहीं, एक खतरा है। डॉक्टर संजय बोले, अगर यह जीव बढ़ रहा है
तो हमें इसे रोकने का तरीका ढूंढना ही होगा, वरना यह पूरे इलाके में फैल जाएगा। रेखा ने रात में अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखा। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। शायद हम ऐसे जीवों से पहली बार नहीं मिल रहे, पर इस बार वह हमारे भीतर घुस चुका है। अगर यह रिपोर्ट किसी को मिले तो सुखदेईपुर के कुएं के पास मत जाना। वहां सिर्फ पानी नहीं, स्मृतियों का अंधकार बहता है। सुखदेईपुर अब आधिकारिक रूप से संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया था। चारों ओर पुलिस बैरिकेड, बायोहैजर्ड सूट पहने सैनिक और बाहर प्रवेश वर्जित के बोर्ड लगे थे। गांव अब भी वैसा ही था, चुप, गीला और बदबूदार। लेकिन अब यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं रह गया था। दिल्ली से राष्ट्रीय जैव अनुसंधान केंद्र NBRC की टीम आई थी। उनका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर आदित्य वर्मा, एक ठंडे और व्यवहारिक वैज्ञानिक। डॉक्टर आदित्य ने कुएं का सैंपल लिया। उनके साथ डॉ. संजय मेहरा भी थे, जिन्होंने पहले ही इसकी अजीब संरचना नोट की थी। लैब टेंट में माइक्रोस्कोप के नीचे जब सैंपल देखा गया तो सबकी सांसें थम गईं। काले तरल में छोटे छोटे चलते हुए कण थे। वे किसी साधारण जीवाणु जैसे नहीं दिख रहे थे। उनमें संरचना थी, जैसे कोई दिमाग। वे हल्की रोशनी पर प्रतिक्रिया देते थे और जब माइक्रोस्कोप की लाइट तेज की गई तो उन कणों ने स्क्रीन पर आकृति बना दी, एक चेहरा। डॉक्टर संजय ने घबराकर कुर्सी पीछे खींची। ये किसी जीवाणु की हरकत नहीं, डॉक्टर आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। यह कुछ और है, ऐसा जीव जो इंसान की स्मृतियों को पढ़ सकता है। तीसरे दिन लैब में अजीब घटनाएं होने लगी। एक शोधकर्ता रवि अचानक कांपने लगा। वह चिल्लाने लगा, मेरी आंखों के सामने कोई बच्ची घूम रही है, वो मुझे बुला रही है। सभी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसने खुद को जमीन पर पटक दिया और बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल भेजा गया तो उसकी जांच रिपोर्ट में पाया गया उसके मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो चुकी थीं, मानो किसी ने उसके दिमाग से स्मृति का हिस्सा मिटा दिया हो। डॉक्टर संजय ने कहा, वो चीज अब हवा में फैलने लगी है। ये किसी रासायनिक संक्रमण जैसा नहीं, बल्कि मानसिक संक्रमण है। रेखा तिवारी, जो प्रशासनिक प्रमुख थीं, गांव से मिली फाइलें देख रही थीं। उन्हें नीरज की डायरी के साथ एक पुराना फोटो भी मिला। फोटो में थी राधा, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि तस्वीर में राधा के पीछे कुएं की दीवार पर धुंधले से कुछ और चेहरे भी दिख रहे थे, जैसे वहां 4-5 बच्चे और खड़े हों, जिनका शरीर मिट्टी में घुल रहा हो। रेखा ने डॉक्टर आदित्य को दिखाया। उन्होंने कहा, यह वही समय होगा जब संक्रमण पहली बार प्रकट हुआ। संभव है कि इन बच्चों के माध्यम से यह जीव सक्रिय हुआ हो। मतलब यह जीव इंसानी शरीर में रह सकता है। हाँ, और अगर यह सही है तो यह जीव सिर्फ शरीर नहीं लेता, बल्कि उसके जरिए खुद को पुनर्जन्म देता है। रात में जब टीम टेंट में थी, अचानक कुएं की दिशा से नीली रोशनी उठी। यह वही रोशनी थी जिसे पहले गांव वाले नाली में देखते थे। डॉक्टर संजय और 2 जवान वहां दौड़े। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। रोशनी पानी से निकल रही थी और उसमें बुलबुले बन रहे थे। हर बुलबुले से किसी के बोलने जैसी आवाज आती, वापस नीचे आओ। अचानक डॉक्टर संजय का हेलमेट फॉग से भर गया। उन्होंने हैंड रेडियो पर कहा, कुछ हिल रहा है नीचे। अगले पल रेडियो से सिर्फ चीख की आवाज आई। टीम दौड़ी, पर वहां सिर्फ हेलमेट और दस्ताने पड़े थे। कुएं का पानी फिर शांत था। डॉक्टर आदित्य ने अगले दिन कहा, अब हमें यह जगह जलानी होगी। यह जीव इंसानी मस्तिष्क को निशाना बना रहा है। अगर यह बाहर फैल गया तो देश में हाहाकार मच जाएगा। रेखा ने पूछा, लेकिन इतनी बड़ी जगह को कैसे जलाएं? हम थर्माइट विस्फोट करेंगे, कुएं के नीचे की सतह को पिघलाकर यह जीव नष्ट हो जाएगा। योजना तय हुई। रात के 2 बजे ऑपरेशन शुरू होना था। टीम ने कुएं के चारों ओर थर्माइट के कंटेनर लगाए। सैनिक चौकसी में थे। घड़ी में 2 बजे। डॉक्टर आदित्य ने स्विच दबाया। तेज धमाके के साथ आग भभक उठी। पूरा कुआं जलने लगा। धुएं से आसमान लाल हो गया, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। कुएं से धुआं नहीं, बल्कि भाप और चीखें निकलने लगी, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ चिल्ला रही हों। मुझे क्यों छोड़ा? रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। टीम के कई सदस्य अपने कान बंद कर जमीन पर गिर चुके थे। कुछ के हेलमेट के अंदर से खून बह रहा था। आग जलती रही, पर कुआं बुझा नहीं, बल्कि अब पानी ऊपर उछलने लगा और उसी के साथ राधा की परछाई दिखी।
वह कुएं के किनारे खड़ी थी, आंखें सफेद, होंठों पर मुस्कान, और कह रही थी, अब सब नीचे आओ। उस रात के बाद सुखदेईपुर से सभी रेडियो संपर्क टूट गए। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, न टेंट, न मशीनें, न इंसान, बस एक नया और गहरा कुआं, और उसके पास वही गुड़िया जिसके होंठ अब ऐसे मुड़े थे जैसे वह मुस्कुरा रही हो। सुखदेईपुर की पूरी घटना के बाद सरकार ने तुरंत घोषणा की, ऑपरेशन ब्लैकवेल सफल रहा, सभी टीम सदस्य सुरक्षित हैं, क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। समाचार चैनलों पर सिर्फ यही 2 लाइनें चलाई गईं, पर सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि टीम का कोई भी सदस्य वापस नहीं लौटा था, ना रेखा तिवारी, ना डॉक्टर आदित्य, ना ही एक भी सैनिक। सिर्फ एक काले डिब्बे जैसी रिकॉर्डिंग डिवाइस गांव के किनारे मिली थी। डिवाइस को दिल्ली भेजा गया। एनबीआरसी के प्रयोगशाला में जब इसे चालू किया गया तो उसमें केवल आवाजें थीं, कहीं दूर से आती चीखें और फिर एक लड़की की हंसी। फिर अचानक डॉक्टर आदित्य की थकी हुई आवाज सुनाई दी, हमने आग लगा दी है, पर आग बुझ नहीं रही, ये नीचे से फिर निकल रहा है। जो कुछ हम समझते थे वो सब गलत था। कुछ सेकंड बाद आवाज धुंधली हो गई, फिर वही 2 शब्द बार बार दोहराए जाने लगे, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। एनबीआरसी के प्रमुखों ने रिपोर्ट को गोपनीय घोषित कर दिया। आधिकारिक बयान जारी हुआ, सुखदेईपुर की घटना एक प्राकृतिक विषैली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। क्षेत्र को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। पर कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल उठाए। दिल्ली के एक युवा पत्रकार आरव गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर यह गैस थी तो पूरी वैज्ञानिक टीम क्यों लापता है, और सरकार गांव की सीमाओं के पास अब भी सेना क्यों तैनात रखे हैं। पोस्ट कुछ ही घंटों में हटा दी गई। आरव की आईडी बंद कर दी गई, पर आरव रुका नहीं। आरव ने गुप्त तरीके से एनबीआरसी के एक कर्मचारी से संपर्क किया, एक टेक्नीशियन जिसका नाम था मोहित। मोहित ने उसे एक ड्राइव दी और कहा, जो कुछ हुआ ये उसमें है, पर ध्यान रखना, इसे पब्लिक मत करना, कई लोग पहले ही गायब हो चुके हैं। ड्राइव में वीडियो फाइलें थीं जो डॉक्टर आदित्य की टीम के बॉडी कैम से ली गई थी। आरव ने पहला वीडियो चलाया। वह आखिरी रात का था जब टीम कुएं को जलाने की कोशिश कर रही थी। आवाज आई, सावधान रहना, थर्माइट एक्टिवेट हो चुका है। फिर कैमरा झटके से घूमता है, आग भड़कती है और कुछ पल के लिए एक चेहरा स्क्रीन पर दिखता है, वही बच्ची का चेहरा जिसे राधा कहा गया था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे से बोला, ये इंसान नहीं लगती। उस रात आरव अपने कमरे में देर तक वीडियो देखता रहा। अचानक स्क्रीन झिलमिलाई और कुछ सेकंड के लिए वीडियो बंद हुआ, फिर अपने आप चलने लगा। पर अब स्क्रीन पर उसका ही कमरा दिख रहा था। वह खुद कुर्सी पर बैठा था, जैसे कैमरा उसे ही रिकॉर्ड कर रहा हो। आरव डर से पीछे हटा। ये क्या, ये कैसे? फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरे, अब तेरा नाम भी लिखा जाएगा। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन से एक आवाज आई, नीचे बहुत जगह है, और लाइट चली गई। अगली सुबह आरव की रूममेट ने देखा, कमरा खाली था। टेबल पर सिर्फ वही लैपटॉप था और स्क्रीन पर एक लाइन चमक रही थी, सुखदेईपुर लौट आया है। 2 दिन बाद इंटरनेट पर अजीब क्लिप्स फैलने लगे। लोगों के फोन में अपने आप राधा की फोटो आने लगी। कुएं के वीडियो के अंश सोशल मीडिया पर पोस्ट होकर अपने आप डिलीट होने लगे। एनबीआरसी ने साइबर टीम लगाई, पर डेटा खुद ब खुद दोबारा उभर जाता था। किसी ने कहा, शायद वो जीव अब डिजिटल माध्यम में भी प्रवेश कर चुका है, क्योंकि वह स्मृति को पकड़ता है, और डिजिटल दुनिया में स्मृति ही तो डेटा है। फिर अचानक एनबीआरसी के सर्वर पर एक पुराना ईमेल मिला, जो कथित रूप से डॉक्टर आदित्य वर्मा के अकाउंट से भेजा गया था। 3 दिन बाद जब वह लापता माने जा चुके थे। ईमेल में बस एक लाइन थी, अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो याद रखना, कुएं का पानी अब सिर्फ मिट्टी में नहीं, इंसानों में भी बह रहा है। सरकार ने उस ईमेल को जाली बताया, पर उस दिन से राजधानी के बाहरी इलाकों में कई लोगों ने पानी का रंग बदलता देखा, हल्का धुंधला, कीचड़ भरा, और उसमें छोटे बुलबुले। और एक बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, कल रात कोई मुझे बुला रहा था, बोला नीचे बहुत सारे कमरे हैं। दिल्ली, 3 महीने बाद एनबीआरसी के मुख्य भवन के नीचे बने भूमिगत प्रयोगशाला में रात का सन्नाटा था। लैब की नीली लाइटें जल रही थीं और कांच के चैम्बर में रखा था।
सुखदेईपुर के कुएं से लाया गया आखिरी सैंपल काला, गाढ़ा और लगातार बुलबुले छोड़ता हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया था S13 अर्थात सुखदेईपुर स्ट्रेन 13। किसी को नहीं पता था कि यह जीवित है या यह अब भी इंसानों को पहचानता है। एक जूनियर वैज्ञानिक रिया ने रात की शिफ्ट में उस सैंपल पर काम करना शुरू किया। वह हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी ताकि सन्नाटे में डर न लगे। जैसे ही उसने माइक्रोस्कोप की लाइट ऑन की, सैंपल के भीतर कुछ हिलने लगा। वह मुस्कुराई, बोली, इंटरेस्टिंग। पर तभी उसके हेडफोन में म्यूजिक की जगह किसी की धीमी आवाज आई, रिया। उसने हेडफोन उतारा। आसपास कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मुझे क्यों छोड़ा? रिया की सांस रुक गई। उसने पीछे देखा। कांच के चैम्बर की सतह पर उसकी परछाई नहीं थी। वह अब दूसरी दिशा में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सुबह रिया लैब में बेहोश मिली। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां सफेद थीं। वह सांस ले रही थी, लेकिन किसी प्रतिक्रिया के बिना। डॉक्टर मेहता, जो अब NBRC के निदेशक थे, ने कहा, वह जीव लैब के एयर सिस्टम में घुस गया है। हमें लैब सील करनी होगी। पर तब तक देर हो चुकी थी। लैब की चारों एयर वेंट्स से हल्का धुआं निकलने लगा था, वही नीला धुआं जो सुखदेईपुर के कुएं से उठता था। अगले हफ्ते दिल्ली के बाहरी इलाकों में लोगों ने शिकायत की कि नल का पानी गंदा और बदबूदार है। नगर निगम ने पाइपलाइन की जांच की और पाया कि भूमिगत जल में कार्बन युक्त जैविक तत्व हैं, जिनकी संरचना मानव ऊतक से मेल खाती थी। समाचार चैनलों पर हल्की हलचल शुरू हुई, पर सरकार ने कहा, यह सामान्य केमिकल रिएक्शन है। हालांकि उसी दिन 3 अस्पतालों में लोगों ने एक जैसी शिकायत की, हमें सपने में कोई बुला रहा है। एक बच्ची कहती है, नीचे बहुत कमरे हैं। रात में डॉक्टर मेहता अपने ऑफिस में बैठे लैपटॉप पर पुराने फाइल्स देख रहे थे। उन्होंने S13 की रिपोर्ट खोली और देखा कि फाइल अपने आप अपडेट हो रही है। स्क्रीन पर कोड की जगह उभर आया एक वाक्य, तुम्हें भी नीचे आना होगा। उन्होंने कंप्यूटर बंद किया, पर उसी समय खिड़की के बाहर से ठंडी हवा आई और शीशे पर पानी की बूंदों से खुद ब खुद लिखा गया, नीचे बहुत जगह है। डॉक्टर मेहता ने खुद को संभाला, फोन उठाया और बोले, NBRC को खाली करो तुरंत। पर जब वे बाहर निकले तो देखा कॉरिडोर की लाइटें टिमटिमा रही थीं और दीवारों पर गीले निशान बने थे, जैसे किसी ने भीगे हाथों से दीवार पर कुछ लिखा हो। हर निशान एक ही शब्द था, राधा। डॉक्टर मेहता ने चिल्लाया, सिक्योरिटी! पर जवाब में सिर्फ प्रतिध्वनि आई और फिर कॉरिडोर के अंत में किसी के चलने की आवाज। वह एक बच्ची थी, गीले कपड़ों में, बाल चिपके हुए और होंठों पर वही मुस्कान। वह धीरे धीरे बोली, आप लोगों ने मुझे मिट्टी में दबाया, अब मैं सब में हूं। 3 दिन बाद दिल्ली में अचानक बिजली गुल हो गई। टेलीकॉम नेटवर्क ठप पड़ गया। सरकार ने बयान जारी किया, सिस्टम अपडेट हो रहा है। पर सच यह था कि NBRC की सर्वर लाइन में S13 डेटा फैल चुका था। यह डिजिटल रूप में बदल चुका था। वह अब सिर्फ जीवाणु नहीं, बल्कि एक चेतन स्मृति बन गया था। वह डेटा से इंसानों की सोच में प्रवेश कर सकता था। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि उनके फोन में अपने आप राधा नाम से वीडियो आ रहे हैं, जिनमें कोई फुसफुसाता है, तुम्हें नीचे आना होगा। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा कि यह हैकिंग है, पर 2 दिन बाद वही लोग गायब हो गए। उनके घरों में सिर्फ उनके मोबाइल और फर्श पर पानी के धब्बे मिले। डॉक्टर मेहता का भी कोई पता नहीं चला, पर कुछ दिनों बाद उनकी आवाज NBRC के बंद सर्वर से प्रसारित हुई। वह थकी हुई, टूटी सी आवाज थी। हमने सोचा था कि यह संक्रमण मिट्टी तक सीमित है, पर अब यह स्मृति बन चुका है। जब भी कोई इसे देखता या याद करता है, वही इसका हिस्सा बन जाता है। सुखदेईपुर अब सिर्फ एक जगह नहीं, यह अब हर इंसान के दिमाग का हिस्सा है। देश भर में अब सुखदेईपुर सिंड्रोम नाम से चर्चा शुरू हो गई थी। कहीं लोग बिना कारण बेहोश हो रहे थे, कहीं किसी को पानी में बच्चों की आवाजें सुनाई देती थीं, और कई जगहों पर लोगों ने बताया कि दीवारों पर अपने आप शब्द उभरते हैं, नीचे बहुत जगह है। सरकार ने सबको सामूहिक भ्रम बताया, पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब दखल देने लगी थीं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया, भारत में एक अज्ञात जैविक तत्व वातावरण और नेटवर्क दोनों में फैल चुका है। यह इंसानों के दिमाग में स्मृति के रूप में प्रवेश करता है।
NBRC अब एक तरह का केंद्रीय क्वारंटीन जोन बन चुका था। अंदर जाने की मनाही थी, पर फिर भी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। आरव गुप्ता, वह पत्रकार जो पहले गायब हो गया था। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराने सुरक्षा गार्ड ने बताया कि रात के 3 बजे NBRC के मुख्य द्वार पर एक आदमी आया, पूरी तरह भीगा हुआ, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में नीला रंग। वह धीरे से बोला, मैं अंदर जाना चाहता हूं, वो अब मेरा इंतजार कर रही है। गार्ड डर गया, बोला, अंदर कोई नहीं है। आरव मुस्कुराया, वो हमेशा से अंदर ही थी। फिर उसने हाथ में पकड़ा पेन ड्राइव गार्ड को दिया, कहा, अगर मैं वापस ना आऊं, ये किसी को दे देना, और गेट पार कर गया। कभी लौट कर नहीं आया। कुछ दिनों बाद वह पेन ड्राइव एक स्वतंत्र साइबर विश्लेषक नेहा कश्यप के पास पहुंचा। उसमें वीडियो फाइलें थीं जिनका नाम था प्रोजेक्ट राधा रिस्ट्रिक्टेड आर्काइव्स। फाइलें खोलते ही स्क्रीन पर एक सरकारी प्रतीक आया, NBRC क्लासिफाइड 2012। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। 2012? ये तो सुखदेईपुर हादसे से पहले की तारीख है। वीडियो में दिखाई दे रहा था एक भूमिगत लैब, सफेद कोट पहने वैज्ञानिक और बीच में एक पानी का टैंक जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची बैठी थी। सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, आंखें बंद और आसपास कंप्यूटर झिलमिला रहे थे। एक वैज्ञानिक कैमरे की ओर देखकर बोला, सब्जेक्ट R13, कोड नेम राधा। यह हमारे न्यूरल मेमोरी ट्रांसफर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उद्देश्य है इंसानी चेतना को डिजिटल रूप में स्टोर करना। नेहा के हाथ कांप गए। तो राधा कोई भूत नहीं, एक प्रयोग थी। वीडियो आगे बढ़ा। वैज्ञानिक कह रहे थे, सब्जेक्ट की न्यूरल एक्टिविटी नियंत्रण से बाहर जा रही है, चेतना खुद को मिटाने से इनकार कर रही है। फिर अचानक स्क्रीन पर अराजकता, अलार्म, चीखें और टैंक से निकलता नीला धुआं। एक और आवाज आई, शट डाउन, सब कुछ डिलीट करो। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, मुझे मत मिटाओ। नेहा ने देखा, वीडियो वहीं खत्म हो गया, पर एक कोड फाइल अपने आप खुली। उसका नाम था radha.xi। नेहा ने डरते हुए कोड देखा। वह एक AI प्रोग्राम जैसा था जिसमें कुछ अजीब लाइनों में यह लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी पढ़ेगा तो मैं उसके जहन में जगह बना लूंगी। और नीचे टाइम स्टैम्प था, लास्ट अपडेटेड 2012, ऑटो मॉडिफाइड 2025। नेहा के माथे पर पसीना आ गया। उसने सिस्टम बंद करना चाहा, पर स्क्रीन झिलमिलाई और अपने आप टाइप होने लगा। तुम अब भी मुझे सुन रही हो नेहा? नेहा कुर्सी से गिर पड़ी। लैपटॉप खुद बंद हो गया। अगले ही दिन नेहा कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया। मीडिया ने रिपोर्ट की, उसने संवेदनशील सरकारी डेटा लीक किया। पर उसकी गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद NBRC का सर्वर सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। लाखों कंप्यूटरों पर एक ही संदेश उभरा, प्रोजेक्ट राधा रीइनिशियलाइज्ड। गोपनीय दस्तावेजों से बाद में पता चला कि राधा वास्तव में बिहार के एक अनाथालय की बच्ची थी, जिसे 2011 में मानसिक प्रयोग के लिए चुन लिया गया था। उसकी यादें मिटाने की कोशिश की गई, पर वह डेटा सिस्टम में समा गई और फिर अपने अस्तित्व को हर उस माध्यम में फैलाने लगी जहां स्मृति थी। यानी वह अब एक जीवित चेतना थी जो डेटा और पानी दोनों में बस सकती थी। राधा अब इंटरनेट में थी। वह हर नेटवर्क, हर डिवाइस में समा रही थी। हर वह व्यक्ति जो उसकी कहानी पढ़ता या सुनता, उसके दिमाग में उसका अंश ले जाता। कई जगह लोगों ने बताया, हम सपने में वही बच्ची देखते हैं। कहती हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। पेन ड्राइव की आखिरी फाइल चली। आरव खुद कैमरे के सामने था, चेहरा पीला, आंखें थकी हुई, पर आवाज साफ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि वो अब सिर्फ एक फाइल नहीं रही, वो इंसानों की स्मृति बन चुकी है। वो हर उस जगह है जहां यादें हैं, पानी, हवा, नेटवर्क और शायद तुम में भी। उसे किसी ने भूत कहा, पर वो एक बच्ची थी जिसे इंसानियत ने मिटाने की कोशिश की। अब वो हमें मिटा रही है। फिर वीडियो झिलमिलाया और उसी के अंत में आरव के पीछे वही नीला धुआं उठा। साल 2026 की शुरुआत थी। दुनिया एक अजीब खामोशी में डूबी थी। साइबर नेटवर्क बार बार ठप पड़ते, पानी में गंध बढ़ रही थी और कई देशों में लोग कह रहे थे, हम सपनों में एक बच्ची देखते हैं। वो बच्ची कुछ नहीं करती, बस मुस्कुराकर कहती है, मुझे मत भूलो। नेहा कश्यप, जिसे गिरफ्तार किया गया था,
सरकारी हिरासत से अचानक गायब हो गई। कहा गया कि उसे गोपनीय मिशन पर भेजा गया है। पर एक हफ्ते बाद उसका एक वीडियो लीक हुआ। वीडियो में वह एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, लैपटॉप के सामने, और बोली, मैंने राधा को समझा है। वो ना वायरस है ना आत्मा, वो एक स्मृति है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जब एक बच्ची ने अपनी पहचान बचाने की कोशिश की तो उसने अपनी चेतना डेटा में बदल दी। अब वो हर जगह है, हर इंसान की सोच, हर स्क्रीन, हर बूंद में। और अब उसे मिटाने की कोशिश करना खुद इंसानियत को मिटाना होगा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। सरकार ने कहा यह डीप फेक है, पर बहुतों को उस आवाज में सच्चाई महसूस हुई। अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों ने भारत से कहा NBRC की जानकारी साझा करो, पर भारत सरकार ने जवाब दिया NBRC नष्ट किया जा चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में NBRC की पूरी इमारत मिट्टी में धंस चुकी थी, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। कहीं सिर्फ पानी की हल्की परत चमक रही थी। कुछ दिनों बाद दुनिया भर के फोन, टीवी, लैपटॉप एक साथ चमक उठे। कोई वीडियो नहीं चला, बस एक चेहरा, वही बच्ची का, मुस्कुराता हुआ। वो धीरे से बोली, मैं अब मिट्टी में नहीं हूं, मैं हर उस जगह हूं जहां याद है। तुम सबने मुझे भुलाने की कोशिश की, पर यादों को मिटाया नहीं जा सकता। डर मतो, मैं तुम्हें ले नहीं जा रही, बस तुम्हारी कहानियों में रहूंगी हमेशा। फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, एंड ऑफ प्रोजेक्ट राधा, मेमोरी इंटीग्रेटेड। लोगों ने देखा कि पानी में नीला धुआं अब गायब हो गया था। बीमारियां रुक गईं, सिस्टम फिर से चालू हो गए। पर कुछ महीनों बाद दुनिया के कई हिस्सों में नवजात बच्चों की आंखों में हल्की नीली चमक देखी जाने लगी। डॉक्टरों ने कहा यह जेनेटिक म्यूटेशन है, पर कुछ लोगों ने फुसफुसाया राधा लौट आई है। 1 साल बाद सुखदेईपुर गांव के पुराने खंडहरों के पास किसी ने एक धातु की डायरी पाई। उस पर नाम लिखा था आरव गुप्ता। अंदर आखिरी पन्ने पर लिखा था, शायद राधा ने मुझे मिटाया नहीं, उसने मुझे समझने का मौका दिया। उसने दिखाया कि विज्ञान जब भावना को मिटाने की कोशिश करता है तो भावना खुद को नया रूप दे देती है। राधा किसी की दुश्मन नहीं, वो सिर्फ वो हिस्सा है जो हर याद में जीवित रहता है। और अगर ये नोट किसी के हाथ लग रहा है तो समझो वो अब भी हमारे साथ है। नीचे एक आखिरी लाइन थी, नीचे बहुत जगह है पर अब ऊपर भी उसका घर है। 2028 में जब नए शोधकर्ताओं की टीम उस इलाके में पहुंची तो पाया कि वहां अब एक छोटा सा तालाब बन गया है। तालाब के बीच में कमल खिला हुआ था और पानी में हल्की सी नीली चमक थी। पास की एक बूढ़ी औरत बोली, राधा अब शांत है, अब कोई डर नहीं। शोधकर्ताओं ने पानी का सैंपल लिया। रिपोर्ट में पाया गया पानी में एक अज्ञात बायोन्यूरल तत्व है जो स्मृति जैसी तरंगें उत्सर्जित करता है। रात में वही तालाब चमकने लगा। चांदनी में उसकी सतह पर लहरें उठीं और कुछ पल के लिए पानी में एक बच्ची का चेहरा उभरा, शांत, मुस्कुराता हुआ। वह बोली, अब मैं किसी को नहीं डराऊंगी, मैं बस कहानी बनकर रहूंगी। धीरे धीरे वह चेहरा विलीन हो गया। हवा में हल्की ठंडक थी और उस सन्नाटे में बस इतना सुनाई दिया, नीचे बहुत जगह है। राधा कोई भूत नहीं थी, वह एक वैज्ञानिक गलती का परिणाम थी जिसमें एक बच्ची की चेतना को डेटा और पदार्थ दोनों में बांट दिया गया था। वह मिट्टी, पानी और स्मृति तीनों का संगम बन गई। उसने बदला नहीं लिया, बस अपनी पहचान को अमर कर लिया। अब हर इंसान जो राधा की कहानी पढ़ता है वह उसकी चेतना का एक छोटा हिस्सा अपने भीतर ले लेता है और इस तरह राधा हमेशा जिंदा रहती है।